सभी के आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में NI एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक बहुत ही जबरदस्त जजमेंट के साथ हाजिर हूं। हाँ दोस्तों, जब भी कोई चेक बाउंस होती है तो चेक बाउंस होने के कई रीजंस चेक रिटर्न मेमो में लिखे होते हैं। यह आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी को चेक इशू करता है और उसके बैंक अकाउंट में जो चेक जिस धनराशि की इशू की गई है अगर उतना अमाउंट नहीं होता है तो इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण चेक बाउंस हो जाती है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि चेक रिटर्न मेमो, बाउंस चेक के साथ जो एक मेमो मिलता है उसमें कई रीजंस लिखे होते हैं और कभी कभी बैंक में सफिशिएंट अमाउंट होने के बाद भी चेक बाउंस करने के कुछ अलग अलग कारण होते हैं। तो आज मैं उनमें से एक रीजन पे बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई चेक खो गई है और वो खोई हुई चेक किसी को मिल गई है, या कोई व्यक्ति चेक को किसी व्यक्ति के ऑफिस से या किसी जगह से चुरा ले जाता है और फिर एक स्टोरी बना करके कोर्ट में केस कर देता है 138 NI एक्ट का, तो क्या ऐसी स्थिति में चोरी की हुई चेक वाला व्यक्ति NI एक्ट का मुकदमा 138 के तहत दाखिल कर सकता है? अभी मई में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी संबंध में एक जजमेंट पारित किया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहिए आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट पर एक नजर डालते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देता है, उसमें अपने 2 चेक के नंबर मेंशन करता है और यह कहता है कि उसकी दोनों चेकें उसके ऑफिस से कहीं खो गई हैं। इसके बाद वही व्यक्ति अपनी बैंक में एप्लीकेशन देता है और यह कहता है कि मेरी ये दोनों चेकें खो गई हैं, अगर इनको कोई क्लियरेंस के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है तो उनका भुगतान ना किया जाए। इसके बाद बैंक से उस व्यक्ति के पास एक दिन कॉल जाती है और यह कहा जाता है कि उन 2 में से किसी एक चेक को पेमेंट के लिए, क्लियरेंस के लिए बैंक में डिपॉजिट किया गया है। जैसे उस व्यक्ति को बैंक से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो व्यक्ति तुरंत अपने पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी चेक की चोरी करने और 420 के साथ बैंक में डिपॉजिट करने की अब FIR दर्ज करा देता है। सेक्शन 381 420 दफा 34 इंडियन पेनल कोड के तहत FIR दर्ज करा देता है। यह तो एक पार्ट हुआ उस व्यक्ति का जिसकी चेक खोई थी। अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा एक स्टोरी बनाते हुए, यह आरोप लगाते हुए एक कंप्लेंट 138 की फाइल की जाती है। हालांकि कंप्लेंट फाइल करने से पहले उसको नोटिस भेजा गया था और कंप्लेंट में यह कहा जाता है कि मैंने फला व्यक्ति को और उसकी फर्म को डिफरेंट टाइम्स पे 30 लाख रुपीस दिए थे और उन 30 लाख रुपयों को चुकाने के एवज में उसने मुझे यह चेक दी थी और फिर जानबूझ के चेक का भुगतान रोक दिया। इस तरीके से 138 की कंप्लेंट फाइल होती है और 138 की कंप्लेंट में तलबी पे आर्गुमेंट होने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा प्रीमा फेसी केस पाते हुए आरोपी को 138 में सम्मन कर लिया जाता है। साथियों, यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जो चेक बाउंस हुई, 138 का जो मुकदमा किया गया था, वो चेक जो बाउंस हुई थी उस पर जो बाउंस का रीजन लिखा था वो रिपोर्टेड लॉस्ट लिखा था कि इस चेक के संबंध में खो जाने की सूचना दी गई है, रिपोर्टेड लॉस्ट। अब जिस व्यक्ति को 138 में तलब कर लिया गया वो पहले हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है। क्रिमिनल रिवीजन यह कहते हुए डिसमिस कर दिया जाता है कि समनिंग ऑर्डर के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। इसके बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति के द्वारा 482 मिसलेनियस क्रिमिनल रिट फाइल की जाती है सेक्शन 482 CRPC में, और जो 138 की प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही थी उसको क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। उसके एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ पहले ही एक 381 और 420B और दफा 34 इंडियन पेनल कोड के तहत एक FIR दर्ज कराई है। 138 का केस दाखिल करते समय इसने उन फैक्ट्स को कंसील किया। दोनों के बीच में कुछ व्यापारिक मामला भी था और व्यापारिक मामले में कुछ लिखा पढ़ी हुई थी। उस लिखा पढ़ी के बारे में भी हाईकोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट किया जाता है।
और यह कहा जाता है कि चूंकि इसने फैक्ट कंसील किए, मेरी चेक चोरी हुई थी जिसकी सूचना मैंने पहले ही पुलिस स्टेशन और बैंक में दे दी थी, लिहाजा 138 का केस नहीं बनता है। अब गवर्नमेंट एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है और उसमें 2 केसला भी दिए जाते हैं। 2 केसला देते हुए मैंने दोनों केसला की डिटेल में आपकी स्क्रीन पर दे दूंगा। दोनों केसला का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि स्टॉक पेमेंट करने के बाद भी 138 का केस फाइल किया जा सकता है। लिहाजा चेक खोने का जो डिफेंस आरोपी के द्वारा हाईकोर्ट में लिया जा रहा है वह इस स्टेज पर नहीं देखा जाएगा। और 482 जो रिट फाइल की गई थी, क्रिमिनल मिसलिनियस रिट, उसको डिसमिस करने के लिए सरकारी वकील के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए प्रेयर की जाती है। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की आर्गुमेंट को सुनने के बाद और केस के पूरे फैक्ट देखने के बाद फाइनली और ढेर सारा सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस करने के बाद कई केस लॉ का जिक्र किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश किया जाता है अंतिम रूप से कि जो चेक खो गई थी उसके संबंध में, यानी रिपोर्टेड लॉस्ट, दैट वाज द रीजन ऑफ द बाउंस ऑफ द चेक, तो यह रीजन 138 के लिए मेंटेनेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। अगर चेक पहले से खो गई है, उसको इंफॉर्मेशन उसकी दी जा चुकी है, तो ऐसे मामले में 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले में फैक्ट्स को कंसील किया गया। 138 का जो कंप्लेनेंट था उसने उसके खिलाफ दर्ज 381 और 420 की एफआईआर के बारे में नहीं बताया गया और लर्नड मजिस्ट्रेट ने ओवरऑल पूरी तरीके से फैक्ट्स को नहीं देखा। फाइनली 482 एक्सेप्ट कर ली जाती है और 138 एनआई एक्ट की जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उसकी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है साथियों। तो दोस्तों, यह थी चेक बाउंस के केसेस के लिए एक महत्वपूर्ण लीगल इंफॉर्मेशन। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। साथियों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।